तो लोगों को आपने देखा, लोग किस तरह से खुश हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी, हमारी पूरी टीम ग्राउंड पर मौजूद है, उनसे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। सूर्य मैथिली नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े, धर्मेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, डॉक्टर उमाशंकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस, कैप्टन अमित सिंह एक्सपर्ट है एविएशन सेक्टर के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सूर्य मैथिली जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। बहुत ही लंबा संघर्ष मैं इसे मानती हूँ, क्योंकि जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब इस पर बात हुई थी, फाइल बनी थी, लेकिन अटकता अटकता देखिए लंबा वक्त गुजर गया। ये पूरा सफर कैसा रहा? धन्यवाद जीतू जी। अभी जब आप दिखा रहे थे कि लोगों की रिएक्शंस, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ गए खुशी के, क्योंकि ये जो आज दिन है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस देश के अंदर जो औद्योगिक क्रांति माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, उसका एक ये बहुत बड़ा आज दिन है। आज हम भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे बड़े जो एयरपोर्ट का शिलान्यास देखेंगे। आपने खुद बताया कि कितने हजारों करोड़ की परियोजनाएं आज यहां पर शुरू होंगी इस एयरपोर्ट के बाद। मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो समिट हुई थी, उस समिट के अंदर 4,68,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए, जो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। 70,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश ऑलरेडी आ चुका है। तो इन सबको डेवलप करने के लिए, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए तीव्र गति से एयरपोर्ट भी अच्छे चाहिए, सड़कें भी अच्छी चाहिए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की और राज्य में। तो आप देख लीजिए, पिछले 3.5-4 साल के अंदर 640 किलोमीटर का एक बड़ा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड और पूर्वांचल बन गया। उसके साथ आज जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन होने जा रहा है, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी, पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय हो जाएगी और चेंज होने जा रही है। और इसके अलावा मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को पिछले 4.5 साल के अंदर जिस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा है, कुशीनगर का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह तैयार हो चुका है, उसका अयोध्या जी में बन रहा है। साथ ही साथ लखनऊ और बनारस में तो पहले से है, लेकिन अपना प्रयागराज हो गया नहीं, ठीक और है। भी ये 20-25 ये सिटी। ये तो ये तो हम लगातार खूबियां बता रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, टेक्निकली वो सवाल है, और मैं चाहूंगी आप उस पर थोड़ा सा जवाब दें, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों से बात करूंगी। जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उनका एक लॉजिक था कि भाई जो दिल्ली एयरपोर्ट को संचालित करती है कंपनी जीएमआर, उनका कहना है कि भाई 150 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा एयरपोर्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो जो टेक्निकलिटी थी उसे कैसे दूर किया गया, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए जीनत जी, जो भी अड़चन लगानी थी कांग्रेस की सरकार में उत्तर प्रदेश को ना विकसित होने देने के लिए, वो लगाई गई। अब जो आपने पूछा मुझसे कि 150 किलोमीटर के अंदर दूसरा हवाई अड्डा नहीं होना चाहिए, तो ये चीजें तो लागू अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी होती हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट के साथ में भी बहुत सारे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं। उसके अलावा आप चाहे यूएस में चले जाइए, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, हर कंट्री के अंदर हर शहर का अपना अलग एयरपोर्ट है। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर में बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। तो इन सबका ध्यान अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक बेहतरीन टीम ने किया और इसके बाद ही सब चीजों का समाधान निकाला ठीक है। गया। और विषय तो अब ये है ना कि विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों को मैं जो है विकास मॉडल अवसर पर भी बदलना सवाल मोदी करूंगी, मैं सरकार को है। सवाल पश्चिमांचल पर भी करूंगी, मैं सवाल करूंगी सर आपसे। अब थोड़े से तल्ख सवालों के लिए भी आप तैयार रहिएगा। उमा शंकर जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। उमा शंकर जी, क्योंकि मैंने कांग्रेस जब सेंटर में थी उसका एक जिक्र किया, और बाकायदा दिल्ली एयरपोर्ट को संचालित करने वाली कंपनी का भी, और जो नॉर्म्स थे उस हिसाब से। अब जब ये काम आगे बढ़ गया, आज तो शिलान्यास भी हो जाएगा, मुबारकबाद देंगे आप प्रदेश और केंद्र की सरकार को? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये सरकार चुनावों को लेकर इतनी जल्दी में है कि जेवर एयरपोर्ट के जो किसान थे, जो सैकड़ों साल से पुश्तैनियों से वहां पर रह रहे थे, उनको आनन फानन में उजाड़ दिया गया और वो बेघर हो गए और वो वहां पर आंदोलनरत हैं। और बड़ा दुख होता है मुझे कि इन लोगों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो सैकड़ों साल से वहां पर रह रहे थे, उनको बेघर कर दिया गया। अच्छा होता
कि सरकार सरकार उनके दावा कर रही पुनर्वास है कि उन्होंने न सिर्फ मुआवजा बेहतरीन दिया, पिछली सरकारों में जिस तरह से बातें होती थी उस हिसाब से बकायदा, जो खास तौर से 5 गांव है और थोड़े जो लोग परेशान थे उन्हें बांगर में विस्थापित किया, उनको वहां पे विस्थापित किया गया, बकायदा उन्हें घर दिए गए और हर तरह की फैसिलिटी सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जाता है। इसकी सच्चाई मुझसे सुन लीजिए। ये सरकार आम आदमी के साथ विश्वासघात करती है, कदम कदम पर विश्वासघात करती है। मैं आपको इसकी सच्चाई बता दूं। यहां पर किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 4 गुना मुआवजा मिलना था, क्योंकि ये गांव के किसान थे। सरकार ने क्या किया? सरकार ने पहले मास्टर प्लान में इसको शहर बनाया। मास्टर प्लान यानी कि कागजों में जेवर को शहर बना दिया, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो मुआवजा शहरी क्षेत्र को दिया जाता है वो सर्किल रेट का 2 गुना हो जाता है। यानी कि जो जेवर के किसानों को ग्रामीण होने के नाते 4 गुना मुआवजा सर्किल रेट का मिलना चाहिए था, सरकार ने उनके साथ धोखा करते हुए इसको पहले कागजों में शहर घोषित किया और उसके कारण जो मुआवजा है वो घटकर आधा हो गया। अपने ही किसानों के साथ धोखा, और अभी तो टिकट मिलने में बड़ी देरी है। चलिए ठीक है, मैं अगर आपकी बात को मान भी लूं, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी सूर्य मैथिली जी से, लेकिन मुझे आप ये एक चीज बताइएगा, ठीक है, मुझे एक चीज आप बताइएगा, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कितनी बार प्रदर्शन किया, कितनी बार आप उन लोगों के बीच में गए? अगर मैं आपकी बात को सही मान लूं तो कितनी बार आपने उठाया इस विषय को? देखिए, हमने लगातार उठाया। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी जेवर के किसानों के बीच कई बार गए, उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो नोएडा के तमाम लीडर्स हैं, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो लोग लगातार उनके साथ मिलकर आंदोलन करते रहे और गिरफ्तार भी हुए इस मामले में। वो तस्वीरें शायद आप लोग जारी करना भूल गए। मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी सूर्य मैथिली जी से, आप भी तैयार रहिएगा, सवाल आपसे भी होंगे सर। ठीक है, नहीं ठीक है सर, आप कैमरे का ढक्कन नहीं हटा पाते, दिक्कत यहाँ हो जाती है। नहीं सर, आप कम से कम मेरी नियत पर सवाल ना उठाएं। कैप्टन अमित सिंह भी है, मैं नहीं ठीक है सर, वक्त खराब होता है, हम इस तरह से बातें करते हैं, वक्त खराब होता है। कैप्टन अमित सिंह है, एक बार मैं उन्हें शामिल कर लूं चर्चा में, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का ही है, फिर इस पर हम बातें करेंगे। ठीक है सूर्य मैथिली जी, आप प्लीज अपनी अपनी बारी पर बोलिएगा। कैप्टन अमित जी, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप बाकायदा जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन तमाम चीज़ों को समझते हैं, ये एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है, क्या चैलेंजेस रहे और ये कितनी बड़ी सौगात बनेगा? सर, हम आपसे, हमारे दर्शक आपके जरिए जानना चाहेंगे। दो चीजें हैं, एक है पारदर्शिता, एक है दूरदर्शिता। ये दूरदर्शिता का परिणाम है। आप दुनिया में कोई भी बड़े शहर को देख लीजिए, सब जगह 2 एयरपोर्ट होते हैं। ठीक, बिकॉज शहर में जो जनसंख्या है, जनसंख्या जब एक सीमा से ऊपर चली जाती है तो एक एयरपोर्ट का होना जायज नहीं रहता है लोगों के लिए। और ऑपरेशनली अगर आप देखिए तो दिल्ली का एयरपोर्ट जो है, अगर आप बोलते हैं 150 किलोमीटर में नहीं होना चाहिए, हाँ, लेकिन वो कैपेसिटी उसकी अब पहुंच चुकी है। बड़े शहरों में, जैसे दुनिया के 5 बड़े शहर हैं जिनमें 40 मिलियन पैसेंजर से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, यातायात करते हैं। जैसे टोक्यो है, टोक्यो में 2 एयरपोर्ट, नरीटा, हनेडा। न्यूयॉर्क में है, लंदन में है और थाईलैंड में है, शंघाई में है। सो उसके बाद दिल्ली का नाम आएगा। सो दिल्ली और नोएडा एनसीआर रीजन में, दुनिया के 6 ऐसे शहर हो जाएंगे जिसमें 40 मिलियन से ज्यादा। अगर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सर, मैं ब्रेक पर जाना होगा, फिर आपसे ही शुरुआत करूंगी और धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ के। 2